हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है वीडियो अगला पढ़ेंगे भूगोल का, भारत का भूगोल। इसमें आज हम जो है तटीय मैदान पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे और गुड इवनिंग। तटीय मैदान जलोढ़ विक्षेप से नदियों ने इसका निर्माण किया है। यानी कि जो तटीय मैदान होते हैं, तटीय मतलब कि जो समुद्र के किनारे किनारे की लाइन होती है, जो समुद्र के किनारे की मिट्टी है वो या मैदान है समुद्र के किनारे, उसे हम तटीय मैदान कहते हैं। तटीय मैदान यानी तट के किनारे वाले मैदान। तो यानी कि जलोढ़ निक्षेप यानी नदियों के जो जलोढ़ आता है, निक्षेप आता है, जो नदियाँ जो गाद लाती हैं जैसे बालू और मिट्टी ये सब वगैरह वगैरह। तो ये जो जलोढ़ निक्षेप होता है, इससे जो जलोढ़ निक्षेप से नदियों ने इसका निर्माण किया। यानी तटीय मैदान में जो भी होता है, तो नदियाँ जब आती हैं पहाड़ से ऊपर रिसते हुए, तो फिर जो है चलते हुए बहते हुए, तो उसमें जो है मिट्टी के बारीक बारीक कण पत्थर से रगड़ते हुए, उसको तोड़ते हुए, मिट्टी बनाते हुए अपने साथ तमाम निक्षेप ले आती हैं। तो यहाँ आकर जब वो समुद्र तल के ऊपर बराबर हो जाती हैं, यानी उसका जो है स्तर, जल स्तर बराबर हो जाता है समुद्र के, तो यहाँ पर वो इनको ले जाने में असमर्थ हो जाती हैं जब उनको सागर पे मिलना होता है उसके थोड़ी दूर पहले। तो फिर वही जो है मिट्टी निक्षेप इकट्ठा होता रहता है, यानी ये निरंतर चलता रहती है प्रक्रिया। तो ये काफ़ी समय बाद फिर जाके होता है। तो हमने समझ लिया कि तटीय मैदान क्या है और कैसे बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पश्चिम तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कैप केमोरिन यानी कन्याकुमारी या कुमारी अंतर्द्वीप तक है। पश्चिम तटीय मैदान की सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो है नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर है। यानी कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप लोग याद रखिए कि पश्चिम तटीय मैदान की सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो है नर्मदा और तापी नदी के मुहाने पर है। फिर है गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट। यानी गुजरात से लेकर जो पश्चिमी घाट का जो तट है उसको जो है, यानी पश्चिमी तटीय मैदान जो है समुद्र के किनारे पर, तो गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को जो है कोंकण तट कहते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक, यानी गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक जो है कन्नड़ तट कहते हैं। यानी कि गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक कन्नड़ तट। मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट। मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक मालाबार तट। मालाबार तट ज़्यादातर केरल में आता है, यानी कि ज़्यादातर केरल में ही आता है मालाबार तट। मालाबार तट पर अधिकतर लैगून झीलें पाई जाती हैं। समुद्र का वह जल जो अंदर तक घुसा, या वह जल जो भूभाग से चारों तरफ घिरा हो, लैगून झील कहलाता है। लैगून झील खारे पानी की झील होती है। उदाहरण केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील। केरल में स्थानीय रूप से लैगून झीलों को कयाल कहते हैं। पश्चिमी घाट कगारनुमा होने के कारण पश्चिमी घाट से अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां बहुत तीव्रगामी होती हैं। यह नदियां तट पर डेल्टा नहीं बनाती हैं तथा एस्चुअरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। उदाहरण है इसका, गुजरात में नर्मदा एवं तापी नदियां अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। मांडवी ज्वारी गोवा में ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। शरावती नदी कर्नाटक में भरतपुजा जो है पेरियाल केरल में जाकर नदमुख ज्वार नदमुख बनाती हैं, यहाँ उनका निर्माण करती हैं। फिर है पश्चिमी तट पर बहने वाली दो सबसे लंबी नदियां हैं, एक है नर्मदा, दूसरी है तापी। फिर पूर्वी तटीय मैदान, इसको भी देख लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान हुगली नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान का सबसे चौड़ा जो है भाग तमिलनाडु में है। उड़ीसा यानी कि जो तमिलनाडु के किनारे वाला है वो सबसे चौड़ा है। उड़ीसा के में पूर्वी तटीय मैदान को उत्कल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो भूभाग है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं। फिर है तमिलनाडु का तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहते हैं। पूर्व तटीय मैदान जो है, पूर्वी तटीय मैदान पर कुछ लैगून झीलें हैं, जैसे कि चिल्का झील उड़ीसा में लेगून प्रकार की है। आंध्र प्रदेश में जो है पुलिकट झील है लेगून प्रकार की। पुलिकट झील के बीचों बीच श्रीहरिकोटा द्वीप है।
वहीं पर इसरो का जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। फिर हम डेल्टा दोस्तों पढ़ते हैं। डेल्टा क्या है? जब नदी का ढाल बहते बहते समुद्र तट पर बहुत कम हो जाता है तो जिससे नदी का वेग बहुत कम हो जाता है तथा नदियों द्वारा लाए गए विक्षेप को जमा कर देती हैं, यानी नदियाँ जो भी अपना निक्षेप आते हैं वो जमा कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं तथा नदी अपना जल भी नहीं बहा पाती हैं तथा सैकड़ों धाराओं में बहने लगती हैं, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा हमेशा समुद्र की ओर बढ़ता रहता है। पूर्व तटीय मैदान का निर्माण सैकड़ों नदियों के डेल्टा से हुआ है। यही कारण है कि पूर्वी तटीय मैदान बहुत उपजाऊ होता है तथा धान की खेती के लिए उपयुक्त है। उत्तर भारत का मैदान देखते हैं। उच्चावच की दृष्टि से उत्तर भारत के मैदान को 4 भागों में बांटते हैं: भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, भांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। भावर प्रदेश हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से बड़े बड़े शिलाखंड बहाकर लाती हैं तथा शिवालिक में गिर जाती हैं, यानी प्रदेश में लाकर छोड़ देती हैं, गिरिजात जो भी रहता है, क्योंकि मैदानी इलाके में ढाल कम हो जाता है तथा नदियां इन शिलाखंडों को बहा नहीं पाती हैं। इस प्रदेश को हम भावर प्रदेश कहते हैं। भावर प्रदेश सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक है। नदियां जब भावर प्रदेश में पहुंचती हैं तो शिलाखंड खंडों के नीचे बहती हैं तथा नदियों का जल स्तर यानी सतह पर जो है विलुप्त हो जाता है, यानी दिखाई नहीं देती हैं, नीचे नीचे ही बहती हैं पत्थरों के। भावर प्रदेश खेती का इलाका नहीं है। औसतन 12 किलोमीटर चौड़ाई, यानी कि 12 किलोमीटर की चौड़ाई में वो पूरा है। तराई प्रदेश, जब नदियां भावर प्रदेश से अचानक बाहर मैदान में निकलती हैं तो नदियों का जल तितर बितर हो जाता है, इससे दलदलीय क्षेत्र का निर्माण होता है। औसतन 20 किलोमीटर चौड़ाई। तराई क्षेत्र धान की खेती के लिए उपयोगी है। तराई क्षेत्र में रेंगने वाले जंतु पाए जाते हैं तथा यहाँ मच्छरों का अधिकतर रहते हैं। बहुत मच्छर यहाँ पर पाए जाते हैं तथा तराई प्रदेश का स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है तराई प्रदेश। बांगर प्रदेश, नदी से लाए गए विक्षेप प्रतिवर्ष जो है नदी नया विक्षेप लाती है तथा यह उपजाऊ क्षेत्र होता है, लेकिन खादर से कम उपजाऊ होता है। खादर प्रदेश नदी से लाए हर वर्ष विक्षेप निक्षेप के कारण यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है तथा कृषि के लिए उपयुक्त होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो। इसके बाद जो है हम आगे हिमालय की नदियाँ पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। इसमें जो है आपका बहुत बहुत योगदान है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।